हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्यूज ऑफ मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर एंड स्टेटक्राफ्ट। मतलब ह्यूमन नेचर के ऊपर मैकियावेली के क्या व्यूज हैं, ह्यूमन नेचर को मैकियावेली किस तरीके से देखते हैं और स्टेटक्राफ्ट के ऊपर मैकियावेली के क्या व्यूज हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन नेचर के ऊपर मैकियावेली के क्या व्यूज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैकियावेली कौन है। मैकियावेली एक इटालियन थिंकर है जो इटली के अंदर पैदा हुए थे। इटली में एक शहर है जिसको हम फ्लोरेंस के नाम से जानते हैं, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। और अगर मैं मैकियावेली की बात करूँ तो उनकी एक बहुत मशहूर किताब है जिसको द प्रिंस के नाम से जाना जाता है, द प्रिंस। उसी के अंदर, इसी किताब के अंदर जो है वो ह्यूमन नेचर के ऊपर अपने व्यूज़ देते हैं और स्टेटक्राफ्ट के ऊपर अपने व्यूज़ देते हैं। बेसिकली ये जो किताब है ना द प्रिंस, इसके अंदर बेसिकली एक प्रिंस को गाइड किया गया है कि एक प्रिंस को कैसे बिहेव करना है। मतलब एक राजा को अपना शासन कैसे चलाना है, एक राजा को किस तरीके से बिहेव करना है। तो सारा का सारा वो एक तरीके की गाइडिंग बुक है, किसके लिए? प्रिंस के लिए। तो इसी किताब के अंदर वो ह्यूमन नेचर के ऊपर भी अपने व्यूज़ देते हैं और स्टेटक्राफ्ट के ऊपर भी अपने व्यूज़ देते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन नेचर मतलब क्या। ह्यूमन नेचर मतलब एक व्यक्ति का कैसा नेचर है, एक व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये इंसान बड़ा मूडी टाइप इंसान है, ये इंसान बड़ा सेल्फिश इंसान है, ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है। तो इसका मतलब हम बेसिकली उसके नेचर को यहाँ पे कैरेक्टराइज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसका सेल्फिश नेचर है, उसका मूडी नेचर है, उसका गुड नेचर है। उसी तरीके से मैकियावेली का एक इंसान के नेचर के बारे में क्या सोचना था कि एक इंसान कैसा होता है। तो बेसिकली जब मैं मैकियावेली की बात करता हूँ, देखो उनके बड़े रियलिस्टिक व्यू हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर। मतलब एक इंसान के ऊपर उन्होंने रियलिस्टिक व्यूज़ दिए हैं। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? मतलब उन्होंने जैसा इंसान है उसको वैसा ही देखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंसान ऐसा होना चाहिए, इंसान वैसा होना चाहिए, इंसान ऐसा होता था, इंसान वैसा होता है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इंसान अभी है कैसा। रियलिस्टिक का मतलब उनके जो व्यूज़ हैं वो मतलब रियलिटी के साथ डील कर रहे हैं। रियलिटी में इंसान कैसा है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि इंसान कैसा होना चाहिए। जैसे धर्म के अंदर मॉरली या फिर रिलीजन के अंदर ये कहा जाता है कि इंसान बहुत अच्छा होना चाहिए, इंसान बहुत अच्छा होता था, इंसान ऐसा है वैसा है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने हवा में बातें नहीं की, उन्होंने बल्कि असलियत को बयां किया। उन्होंने कहा कि इंसान असल में कैसा है, वास्तविकता क्या है। तो वो रियलिटी के साथ डील कर रही हैं। उनके व्यूज़ बड़े रियलिस्टिक व्यूज़ हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि उनके व्यूज़ जो हैं वो पैसिमिस्टिक हैं। पैसिमिस्टिक मतलब वो एक नेगेटिव नेचर पोर्ट्रे कर रहे हैं इंसान का। मतलब बड़े नेगेटिव व्यूज़ देते हैं वो इंसान के बारे में। जैसे कि वो बताते हैं कि इंसान बहुत ग्रीडी होता है, लालची होता है, सेल्फिश होता है, पावर मॉन्गरिंग इन नेचर होता है, एक इंसान खुद गरज होता है, इंसान डिसेप्टिव होता है, धोखेबाज होता है। ये मैकियावेली ने कहा है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मैकियावेली जो है वो पैसिमिस्टिक अकाउंट दे रहे हैं इंसान के बारे में। बेसिकली मैकियावेली एक नेगेटिव अकाउंट या नेगेटिव व्यूज़ दे रहे हैं एक इंसान के बारे में। लेकिन मैकियावेली को अगर हम देखें तो वो रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक मतलब वो रियलिटी के साथ डील कर रहे हैं। मतलब असलियत में जो है वो वही बयां कर रहे हैं। असलियत में कैसा चल रहा है, रियलिटी में कैसा हो रहा, रियलिटी में क्या है। तो सबसे पहले मैकियावेली कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर सेल्फिश एंड पावर लविंग। उनका यह कहना है कि जो इंसान होता है वो सेल्फिश होता है, वो खुद गर्ज होता है और साथ ही साथ वो पावर लविंग होता है। वो चाहता है कि उसके पास पावर आए। सेल्फ इंटरेस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस। जो भी एक्शन इंसान करता है, जो भी काम इंसान करता है, उसके पीछे क्या होता है? सेल्फ इंटरेस्ट उसका छिपा होता है। मतलब उसका जो खुद का फायदा है वो उसके पीछे छुपा होता है। तो हर एक इंसान जो है वो खुद के फायदे के लिए काम कर रहा है, खुद के फायदे के लिए ही वो एक्ट करता है, वो काम करता है। और हर इंसान के सेंटर में उसका इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट आता है। उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि पीपल एक्ट टू गेन बेनिफिट्स। लोग जो हैं वो बेनिफिट मतलब फ़ायदे हासिल करने के लिए काम करते हैं, वो पावर हासिल करने के लिए काम करते हैं और अपने लिए सेफ्टी हासिल करने के लिए काम करते हैं। बेसिकली मैकियावेली यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान खुद गर्ज है, एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, एक इंसान सिर्फ अपने से मोहब्बत करता है, एक इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है, एक इंसान सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करने के लिए काम करता है, एक इंसान सिर्फ इसलिए काम करता है ताकि उसको जो है वो पावर मिल जाए, उसको बेनिफिट्स मिल जाए, उसको सेफ्टी मिल जाए।
उसके बाद मैकियावेली कहते हैं कि ह्यूमंस आर अनरिलायबल एंड चेंजेबल, मतलब वो कहते हैं कि इंसान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इंसान भरोसे के लायक ही नहीं है, इंसान बदलता रहता है, इंसान की फितरत बदलती रहती है। जैसे कहते हैं ना गिरगिट का जैसे रंग बदलता है वैसे ही इंसान का रंग भी बदलता है। तो वो कहते हैं कि ह्यूमन लॉयल्टी इज टेम्परेरी, जो एक इंसान की लॉयल्टी है वो टेम्पररी है। तो आप अगर ये कहें कि वो मेरे लिए बड़ा लॉयल है, वो बड़ा वफादार है, तो वो बात सच नहीं है। वो बेसिकली जो लॉयल्टी है वो थोड़े से वक्त के लिए है। जैसे आप कहें कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए बहुत लॉयल है, आपकी बंदी आपके लिए बहुत लॉयल है, लेकिन मैकियावेली के अकॉर्डिंगली बंदी आपके लिए लॉयल सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए है। जब तक उस बंदी को आपसे कुछ लेना देना है तब तक वो आपके लिए लॉयल है, अदरवाइज जब वो मतलब चला जाएगा तो उसकी लॉयल्टी भी खत्म हो जाएगी। तो इंसान की जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी मतलब वफादारी, वो बड़ी टेम्परेरी होती है, ये मैकियावेली का कहना है। मैकियावेली कहते हैं कि अच्छे वक्त में, इन गुड टाइम्स पीपल सपोर्ट द रूलर, इन क्राइसिस दे बिट्रे हिम। वो कहते हैं कि अच्छे वक्त में इंसान आपको सपोर्ट करता है, इंसान आपके साथ होता है, लेकिन बुरे वक्त में इंसान आपके साथ धोखा कर देता है, इंसान आपके साथ गद्दारी करता है, गद्दारी जिसको हम कहते हैं। तो वो कहते हैं कि यही हिसाब होता है कि अच्छे वक्त में एक राजा के साथ होते हैं लोग, एक राजा को सपोर्ट करते हैं लोग, लेकिन जब बुरा वक्त आ जाता है, जब क्राइसिस आ जाता है, जब एनार्की आ जाती है, तो उस वक्त लोग राजा को जो है वो धोखा देते हैं, उसके साथ गद्दारी करते हैं। मैकियावेली का ये कहना है कि फियर इज मोर इफेक्टिव देन लव। वो कहते हैं कि फियर जो है ना, खौफ ज़्यादा इफेक्टिव है मोहब्बत से। वो कहते हैं कि मोहब्बत जो है, पीपल कैन इजिली स्टॉप लविंग रूलर बट फियर कीप्स देम ओबीडिएंट एंड डिसिप्लिन्ड। वो कहते हैं कि एक जो लोग होते हैं ना, वो एक राजा को आसानी से मतलब मोहब्बत करना रोक सकते हैं, मतलब मोहब्बत करना लोग राजा से छोड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर लोगों के अंदर डर होगा, अगर उनके अंदर फियर होगा, खौफ होगा, तो वो राजा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो राजा के लिए हमेशा ओबीडिएंट रहेंगे, राजा की बात मानेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। बेसिकली मैकियावेली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को मोहब्बत से मत जीतो, ये मत कहो कि लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। मैकियावेली ये कह रहे हैं, बस बेसिकली वो एक राजा को, रूलर को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इस चीज़ के लिए काम मत करो कि लोग तुमसे मोहब्बत करें, बल्कि तुम इस चीज़ के लिए काम करो कि लोग तुमसे डरें। क्योंकि मोहब्बत ये जो है ना, ये टेम्परेरी है। लोग मोहब्बत करना तुम्हें छोड़ भी देंगे, मतलब आसानी से लोग तुम्हें मोहब्बत करना छोड़ देंगे, लेकिन अगर लोग तुमसे डरते हैं, लोगों के अंदर तुम्हारा खौफ है, फियर है, डर है, तो लोग जो है वो कभी भी तेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा, उनके अंदर खौफ रहेगा। बात समझ आ रही है? तो वो कहते हैं कि इट इज सेफर फॉर अ प्रिंस टू बी फियर्ड देन लव्ड, कि एक प्रिंस के लिए ये ज्यादा जरूरी है, ये सेफर है कि उससे लोग डरें रादर देन कि लोग उससे मोहब्बत करें। तो ये ज्यादा जरूरी है कि एक राजा से, एक प्रिंस से लोग डरें रादर देन कि लोग उससे मोहब्बत करें। मोहब्बत करने से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों का डरना, क्योंकि जिस इंसान के अंदर डर होता है वो आपसे धोखा करने से पहले आपसे धोखा करने से पहले 100 बार सोचता है। वो आपके साथ गद्दारी नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर डर है, उसके अंदर खौफ है। लेकिन मोहब्बत वाली बात जब आ जाती है कि लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं इसलिए तुमसे गद्दारी नहीं करेंगे, आज करते हैं मोहब्बत कल नहीं करेंगे, और क्या है। उसके बाद ह्यूमन नेचर इज परमानेंट एंड यूनिवर्सल। मैकियावेली का ये कहना है कि जो ह्यूमन होता है, he believed that these selfish and ambitious traits are permanent features of mankind, they do not change with time, place or religion। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है, बेसिकली मैकियावेली जो कह रहे हैं कि इंसान सेल्फिश होता है, इंसान जो है धोखेबाज होता है, इंसान जो है पावर लविंग होता है, अनरिलायबल है, चेंजेबल है, और वो कहते हैं कि इंसान ग्रीडी है, लालची है। वो कहते हैं कि ये जो इंसान का नेचर है ये परमानेंट है और यूनिवर्सल है। मतलब परमानेंट और यूनिवर्सल मतलब इंसान का ये नेचर ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही है, ये बदलता नहीं है। वो कहते हैं कि वक्त के साथ, जगह के साथ या मज़हब के साथ ये इंसान का जो बिहेवियर है, नेचर है, ये नहीं बदलता है। इंसान लालची का लालची ही है, चाहे वक्त बदल जाए, जज्बात बदल जाए, जगह बदल जाए, मज़हब बदल जाए, जाति बदल जाए, जो कुछ भी हो जाए, इंसान लालची है तो है, इंसान जो है ग्रीडी है तो है, सेल्फिश खुदगर्ज है तो है, पावर लविंग है तो है, अनरिलायबल है तो है, धोखेबाज है तो है। वक्त के साथ ये नहीं बदलता है, जगह के साथ ये नहीं बदलता है, मज़हब के साथ ये नहीं बदलता है। तो ये
अकाउंट है जो मैकियावेली ने दिया है किसके ऊपर, ह्यूमन नेचर के ऊपर। ये व्यूज हैं जो मैकियावेली देते हैं ह्यूमन नेचर के अंदर। अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो मैकियावेली ये कह रहे हैं कि एक इंसान सेल्फिश होता है, खुदगर्ज होता है, ग्रीडी होता है, लालची होता है, फेयरफुल होता है, डरपोक होता है, डरता है, उसी के साथ साथ डिसेप्टिव होता है, धोखेबाज होता है, और अनग्रेटफुल होता है। अनग्रेटफुल मतलब बड़ी जल्दी भूल जाता है। अगर आपने उसके साथ कोई फेवर किया है, उसका कोई अच्छा काम किया है, उसके साथ भलाई की है, बड़ी जल्दी भूल जाता है। वो जो आपका क्या बोलते हैं, आपका एहसान जो है वो एहसान फरामोश है, आपका एहसान बहुत जल्दी भूल जाता है। तो इंसान का जो नेचर है वो कैसा है, सेल्फिश, ग्रीडी, फेयरफुल, डिसेप्टिव, हो अनग्रेटफुल। ये मैकियावेली का कहना है। मैकियावेली बेसिकली कह रहे हैं कि इंसान ऐसा होता है। वो कह रहे हैं कि इंसान ऐसा ही होता है, और वो रियलिस्टिक व्यू दे रहे हैं। रियलिस्टिक व्यू मतलब जो असल में हो रहा है, असलियत में वो उन्होंने पहले एनालाइज किया इंसान को, उन्होंने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की इंसान को, उसके बाद बताया। तो आप ये समझ लीजिए, रियलिस्टिक का मतलब ये है कि उसने खुद देखा, अपनी नजरों से देखा, अपनी आंखों से देखा, एनालाइज किया इंसान को, उस टाइम पे उस इंसान को, उस वक्त के लोगों को उसने एनालाइज किया, और उसके बाद बताया कि इंसान ऐसा है। तो इसलिए उसका व्यू जो है वो रियलिस्टिक है। और मैकियावेली ने क्योंकि इंसान का नेचर ऐसा बताया है, राइट, उसने बताया है कि इंसान लालची होता है, एहसान फरामोश होता है, धोखेबाज होता है, उसी के साथ साथ खुदगर्ज होता है, पावर लविंग होता है। उसने बताया जब एक इंसान ऐसा है तो इस इंसान के साथ डील कैसे किया जाएगा, एक राजा इस इंसान को कैसे रूल करेगा, एक राजा के लिए, राजा के पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ऐसे लोगों को रूल करने के लिए, ऐसे लोगों के ऊपर शासन चलाने के लिए एक राजा को क्या करना चाहिए। एक ऐसे इंसान को जो पावर मॉन्गरिंग है, जो पावर लविंग है, ग्रीडी है, सेल्फिश है, धोखेबाज है, एक ऐसे इंसान को कैसे चलाया जाएगा, कैसे रूल किया जाएगा, एक ऐसे इंसान के ऊपर कैसे शासन चलाया जाएगा। ये मैकियावेली प्रिंस को बताएंगे अब अपनी पूरी की पूरी किताब के अंदर, और आगे हम वही डिस्कस करेंगे। मतलब जो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर उनके व्यूज हैं। स्टेट क्राफ्ट मतलब आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पावर, कि पावर को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे ऐसे लोगों को रूल किया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने बेसिस दे दिया। बेसिस क्या दिया कि एक इंसान ऐसा है, अब इस इंसान के साथ कैसे डील करना है, इस इंसान को कैसे चलाना है, इसको कैसे रूल करना है। अब वो बताएंगे वो प्रिंस को, एक राजा को, कि एक राजा को वो ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि एक ऐसे इंसान को कैसे चलाना है, एक ऐसे इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है, इनको कैसे रूल करना है। अब आइए समझते हैं कि मैकियावेली के क्या व्यूज थे स्टेट क्राफ्ट के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेट क्राफ्ट क्या होता है। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है एक देश को अच्छे तरीके से कैसे चलाना है। मतलब एक देश को चलाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, एक स्टेट को वाइसली कैसे रूल किया जाएगा, या फिर एक स्टेट के अंदर किस तरीके से पावर को हासिल किया जाएगा, कैसे उस पावर को मेंटेन करके रखना है, कैसे अपना शासन मेंटेन करके रखना है ताकि वो शासन लंबे समय तक चले। तो स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है आर्ट ऑफ गवर्निंग अ स्टेट वाइजली, मतलब एक देश को या स्टेट को चलाने का तरीका, अच्छे तरीके से चलाने का तरीका, इंक्लूडिंग हाउ टू गेन, यूज एंड की पॉलिटिकल पावर, जिसके अंदर यह भी आता है कि कैसे पॉलिटिकल पावर को हासिल करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, और कैसे उसको मेंटेन करके रखना है। तो बेसिकली स्टेट क्राफ्ट का मतलब ये होता है कि एक देश को अच्छे तरीके से कैसे चलाया जाए, और साथ ही साथ एक देश को चलाते वक्त पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, जो पावर है आपके पास उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उस पावर को मेंटेन करके कैसे रखना है, और उस पावर को हासिल कैसे करना है। ये मतलब होता है स्टेट क्राफ्ट का। अब मैकियावेली के क्या व्यूज हैं स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, मतलब मैकियावेली क्या सोचते हैं कि कैसे पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे एक देश को अच्छे तरीके से चलाया जाएगा, और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक राजा के अंदर, एक शासक के अंदर, एक प्रिंस के अंदर। और मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी किताब द प्रिंस जो मैकियावेली ने लिखी है उसके अंदर बेसिकली गाइड किया जा रहा है एक प्रिंस को, एक शहजादे को, जो आने वाला राजा है, जिसका नाम लॉरेंजो डी मेडिकी है। इफ यू वांट मोर डिटेल्स, लॉरेंजो डी मेडिकी इटली का आने वाला राजा है। वो प्रिंस है आने वाला किसका, इटली का। वो एक प्रिंस है और वो इटली का आने वाला राजा बनेगा। और मैकियावेली उसको गाइड कर रहे हैं कि तू जब राजा बन जाएगा तो तुझे कैसे रूल करना है, कैसे राज करना है, शासन करना है। और पूरी की पूरी द प्रिंस किताब के अंदर वो बेसिकली उसको गाइड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि कैसे तुझे रूल करना है।
तो सबसे पहले वो कहते हैं एंड जस्टिफाइज द मीन्स, मतलब जो एंड होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, वो मीन्स को जस्टिफाई कर देता है। मतलब कहने का ये है कि आपका जो फाइनल गोल है वो मैटर करता है, और ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि आपने उस गोल को हासिल कैसे किया है। बात समझ आ रही है? कहने का मतलब ये है कि बेसिकली मैकियावेली ये यहां पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक राजा के लिए मैटर करता है उसका फाइनल रिजल्ट, उसका फाइनल गोल, और ये मैटर नहीं करता है कि वो गोल कैसे हासिल किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक राजा का गोल क्या है? एक देश को ताकतवर बनाना। अब उस देश को ताकतवर कैसे बनाया जा रहा है? क्या लोगों को मारकर उस देश को ताकतवर बनाया जा रहा है? क्या धोखे से उस देश को ताकतवर बनाया जा रहा है? ये फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली मैकियावेली का ये कहना है कि एक राजा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने देश को पावरफुल, ताकतवर बनाना, स्ट्रांग बनाना, उसको स्ट्रेंथन करना, उसकी टेरिटरी को एक्सपैंड करना। और वो किस तरीके से किया जा रहा है ये मैटर नहीं करता है। चाहे आप किसी को मार के अपने देश को ताकतवर बना रहे हों, चाहे धोखे से बना रहे हों, चाहे आप किसी से गद्दारी करके अपने देश को ताकतवर बना रहे हों, ये सब मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने अपने देश को ताकतवर बना दिया है, इसका मतलब सब सही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो एंड जस्टिफाइज द मीन्स, क्या एंड जो है वो मीन्स को जस्टिफाई करता है? ये एक सेंट्रल क्वेश्चन रहा है फिलॉसफी के अंदर। मैकियावेली जैसे लोगों का ये कहना है कि जो एंड होता है वो मीन्स को जस्टिफाई कर देता है, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट ही मायने रखता है, आपका जो फाइनल सक्सेस है वो मायने रखता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो आपने रिजल्ट कैसे हासिल किया है, वो गोल आपने कैसे हासिल किया है, या फिर वो कामयाबी आपने कैसे हासिल की है। लेकिन महात्मा गांधी जैसे लोगों का ये कहना है कि नहीं, जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है, जो एंड होता है, वो मीन्स को जस्टिफाई नहीं करता है। क्योंकि महात्मा गांधी का ये कहना है कि आपका जो कर्म होते हैं, जो तरीका होता है, वो अच्छा होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, वो नैतिक होना चाहिए। बेसिकली महात्मा गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो ताकतवर बनाने का तरीका सही होना चाहिए। किसी को मारकर, लालच से, या फिर सेल्फिशनेस से, खुददारी करके, या फिर धोखा करके आप अपने देश को अगर ताकतवर बना रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि आपने तरीका गलत चुना है। मीन्स का मतलब क्या होता है? तरीका। एंड का मतलब क्या होता है? फाइनल रिजल्ट, गोल। तो तरीका क्या मायने रखता है या नहीं मायने रखता है? मैकियावेली कहते हैं कि तरीका मायने नहीं रखता है, असल में मायने क्या रखता है कि आपने आखिरी जो अपना गोल था वो हासिल किया या नहीं किया। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि तरीका भी मायने रखता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर तरीका गलत है तो इसका मतलब यह है कि आप गलत हो, आपका जो रिजल्ट है, गोल है, वो मायने नहीं रखता, आपका तरीका सही होना चाहिए, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। ये महात्मा गांधी का कहना है। महात्मा गांधी कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आपको आम नहीं मिल सकते हैं। तो जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, जैसा तरीका होगा तो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल सकता है। लेकिन मैकियावेली का ये कहना है कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो मायने रखता है, तरीका मायने नहीं रखता। आपको अपने देश को ताकतवर बनाना है, जिस मर्जी तरीके से बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, धोखे से बनाओ, लालच से बनाओ, खुददारी से बनाओ, आप गद्दारी करके बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन बनाओ। आपका फाइनल जो गोल है, अगर आपने देश को ताकतवर बना दिया, इसका मतलब सब सही है। आपने किस तरीके से बनाया ये मायने नहीं रखता है। अ रूलर शुड यूज एनी मीन्स मॉरल और इमोरल इफ इट हेल्प्स द स्टेट। एक राजा को किसी भी तरीके का वो इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो तरीका सही है, गलत है, चाहे वो मॉरल है, इमोरल है, नैतिक है, अनैतिक है, ये मायने नहीं रखता है। वो किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकता है राजा अपने देश को, अपने देश की मदद करने के लिए, अपने देश को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने देश को पावरफुल बनाने के लिए। तो बेसिकली मैकियावेली का ये कहना है कि जो एंड है वो मीन्स को जस्टिफाई करता है। मतलब आपके जो मीन्स हैं वो मायने नहीं रखते हैं, चाहे मॉरल हो, इमोरल हो, सही हो, गलत हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, धोखे के तरीके से आपने वो रिजल्ट हासिल किया हो, ये सब मायने नहीं रखता है। आप कोई भी मीन्स अडॉप्ट कर सकते हैं अपना गोल हासिल करने के लिए। आप अमीर बनना चाहते हैं, चाहे आप करप्शन करके अमीर बनो, चाहे आप चोरी करके अमीर बनो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप अमीर बन गए हैं या नहीं। अगर बन गए हैं तो आपने चाहे चोरी की है, चाहे करप्शन की है, ये मायने नहीं रखता है। ये मैकियावेली का कहना है। बात समझ आई? लेकिन महात्मा गांधी इसका उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कि जो आपके मीन्स होते हैं वो प्योर होने चाहिए। गांधी वाज टॉकिंग अबाउट द प्योरिटी ऑफ मीन्स। आपके मीन्स के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ईमानदारी से अमीर बनो, ईमानदारी होनी चाहिए।
मतलब उस रास्ते में मीन्स जो है वो आपके सही होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। तो ये मैकियावेली कहते हैं राजा को कि भाई यार तेरे को ये ज़रूरी नहीं है, तेरे को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। यार तेरा अल्टीमेट पर्पस है अपने देश को स्ट्रांग बनाना, पावरफुल बनाना, ताकतवर बनाना, अपने देश को मजबूत बनाना, ये तेरा अल्टीमेट एम है। कैसे तू बना रहा है अपने देश को ताकतवर, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे तू सही तरीके से बना रहा है, गलत तरीके से बना रहा है, ये सब तू ज़्यादा सीरियसली मत ले। बस तू सीरियसली ये ले कि तेरा देश किसी भी हालत में ताकतवर बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, पावरफुल बनना चाहिए। ये मैकियावेली कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है सेकंड, पॉलिटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी एंड रिलीजन। बेसिकली मैकियावेली ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट फील्ड है और रिलीजन और मोरालिटी जो है वो अलग फील्ड है। तो पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट है मोरालिटी और रिलीजन से, मतलब मोरालिटी और रिलीजन का अपना काम है, पॉलिटिक्स का अपना काम है। तो मोरालिटी और रिलीजन को पॉलिटिक्स के अंदर मत घुसेड़ो, ये मैकियावेली का कहना है। उससे पहले क्या होता था, रिलीजन और पॉलिटिक्स को जोड़ के देखा जाता था। पॉलिटिक्स और रिलीजन एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करते थे। मोरालिटी और रिलीजन और पॉलिटिक्स ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करते थे। चर्च डिसाइड करता था कि राजा को क्या करना है, रिलीजन डिसाइड करता था कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, रिलीजन डिसाइड करता था कि एक राजा को कैसे रूल करना है। ये कब होता था, मैकियावेली से पहले होता था। मीन्स देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स बिफोर मैकियावेली, एंड मैकियावेली वाज द फर्स्ट थिंकर हु सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजन, एंड दैट्स व्हाई मैकियावेली is called as the father of secularism। क्योंकि सेकुलरिज्म के अंदर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। वो पहली बार किसने किया, मैकियावेली ने किया। इसलिए मैकियावेली को फादर ऑफ सेकुलरिज्म कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली से पहले पॉलिटिक्स, रिलीजन और मोरालिटी को एक करके देखा जाता था, जोड़ के पढ़ा जाता था, और मोरालिटी रिलीजन का इंटरफेरेंस होता था किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। रिलीजन बताता था पॉलिटिक्स कैसी होगी, धर्म बताता था पॉलिटिक्स कैसी होगी, धर्म बताता था राजा को रूल कैसे करना है। लेकिन मैकियावेली ने कहा कि राजा को अपने हिसाब से रूल करने दो, धर्म अपना काम करे, राजा का और धर्म का कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स का और धर्म का कोई लेना देना नहीं है, मोरालिटी का और धर्म का कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स अपने मोरालिटी का और पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स अपने तरीके से काम करेगी, धर्म अपने तरीके से काम करेगा, मोरालिटी अपने तरीके से काम करेगी। यू आर इंडिपेंडेंट आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आपका पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये मैकियावेली ने कहा। तो मैकियावेली वाज द फर्स्ट थिंकर हु सेपरेटेड मोरालिटी एंड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, एंड दैट्स व्हाई मैकियावेली इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सेकुलरिज्म, बिकॉज दिस वेरी कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। So politics is independent field and should be kept out of influence of religion, morality and ethics. फिर उसके बाद थर्ड मैकियावेली कहते हैं रूलर शुड बी बोथ फॉक्स एंड लायन। बेसिकली मैकियावेली का ये कहना है कि एक राजा लोमड़ी भी होना चाहिए और शेर भी होना चाहिए। मतलब एक राजा के अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, क्लीवर होना चाहिए, और वो शेर की तरह, लाइन की तरह स्ट्रांग, बहादुर और ताकतवर होना चाहिए। बेसिकली मैकियावेली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक राजा के अंदर दो किस्म की क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, वो चालाक होना चाहिए लोमड़ी की तरह, वो स्मार्ट होना चाहिए लोमड़ी की तरह, और दूसरा वो ताकतवर होना चाहिए, ब्रेव, बहादुर होना चाहिए शेर की तरह। क्यों? क्योंकि अगर वो चालाक होगा, अगर उसके पास माइंड है, चालाक है, स्मार्ट है, तो वो ये समझ पाएगा कि उसके अगेंस्ट कोई साजिश तो नहीं कर रहा है, क्या उसके अगेंस्ट कोई साजिश तो नहीं हो रही है, क्या जनता उसके अगेंस्ट कोई विद्रोह तो नहीं करने वाली है, क्या कोई दूसरे राजा उसके अगेंस्ट साजिश तो नहीं कर रहे हैं। और अगर वो शेर की तरह ताकतवर होगा और जो लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे होंगे उनको वो कुचल देगा, उनको वो क्रश कर देगा, उनको वो खत्म कर देगा, उनका वो नामो निशान मिटा देगा, नस्त नाबूद कर देगा उन लोगों को वो। इसीलिए वो चालाक भी होना चाहिए और वो ताकतवर, वो स्ट्रांग, वो पावरफुल, वो बहादुर भी होना चाहिए। चालाक इसलिए ताकि वो साजिशें समझ पाए, वो कॉन्स्पिरेसी समझ पाए, वो ये समझ पाए कि क्या उसके अगेंस्ट कोई गद्दारी तो नहीं करने वाला है, क्या उसके लिए अगेंस्ट कोई धोखा तो नहीं कर रहा है, क्या कोई उसके देश को तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्या कोई इस साजिश में तो नहीं लगा हुआ है कि उसके देश को तोड़ा जाए, उसको गद्दी से हटाया जाए। और अगर वो ये समझ पाया उसके बाद उन सभी लोगों को जो देश को तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं, जो उसके अगेंस्ट साजिशें कर रहे हैं, जो उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, ही विल क्रश ऑल दोज फोर्सेस। वो पूरे तरीके से उन लोगों को क्रश कर देगा, क्योंकि वो इतना ब्रेव होगा, बहादुर होगा और पावरफुल होगा लाइक लाइन। उसके बाद वो कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सपोर्ट। अब मैकियावेली कहता है कि एक राजा के पास आम जनता की सपोर्ट भी होनी चाहिए। वो कहता है ठीक है,
आम जनता बेवकूफ है, आम जनता लालची है, आम जनता सेल्फिश है। एक इंसान सेल्फिश होता है, लालची होता है, धोखेबाज होता है, वो ग्रीडी होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जनता की सपोर्ट चाहिए, फिर भी आपको जनता का समर्थन चाहिए। एक राजा को जनता का समर्थन चाहिए अगर उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। अगर जनता का समर्थन राजा की तरफ नहीं होगा तो लोग जो है वो विद्रोह कर देंगे, लोग जो है वो देश को तोड़ने लग पड़ेंगे। इसलिए एक राजा के लिए जनता का समर्थन भी होना चाहिए, चाहे जनता बेवकूफ है, चाहे जनता ग्रीडी। हम समझते हैं, वो कहता है कि मुझे पता है कि जनता लालची है, बेवकूफ है, ये लोग धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, लेकिन फिर भी आपको इनका समर्थन लेना है, आपको सपोर्ट लेना है इनका, क्योंकि आपको मेंटेन करनी है स्टेबिलिटी। आपने ये देखना है कि अराजकता ना हो जाए, मारकाट ना हो जाए, लोग जो है वो एनार्की क्रिएट ना कर दें, लोग जो है विद्रोह ना कर दें। इसलिए मैकियावेली ये कहता है अ वाइज रूलर शुड अपीयर जस्ट, रिलीजियस एंड पैट्रियोटिक इवन इफ ही इज नॉट ट्रूली सो। एक राजा को धार्मिक दिखना है, तिलक लगाना है, या फिर अगर वो मुस्लिम है तो उसको टोपी लगानी है, या फिर वो क्रिश्चियनिटी, अगर वहाँ पे क्रिश्चियन मज़हब के ज़्यादा लोग हैं तो उसको क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना है, उसको धार्मिक दिखना है, मजहबी दिखना है, उसी के साथ साथ उसको पैट्रियोटिक, देशभक्त दिखना है, ईमानदार दिखना है, ताकि आम जनता उसको सपोर्ट करे। चाहे वो धार्मिक है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो देशभक्त है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ईमानदार है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। आम जनता के सामने एक ऐसा नकाब आपको पहनना है, एक चेहरा लेके जाना है जिससे कि आम जनता को लगे कि ये कितना धार्मिक है यार, ये कितना देशभक्त है यार, ये कितना ईमानदार है यार, ताकि आम जनता उसको सपोर्ट करे। चाहे दिखावा ही करो, चाहे तुम धार्मिक ना हो। आज यही तो होता है। आज आप देखते होंगे ना, कई सारे रिलीजियस लीडर्स तिलक लगा के आ जाते हैं, अपने आप को धार्मिक बताते हैं, कट्टरवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। असल में ये जनता का वैलिडेशन हासिल करने के लिए किया जाता है, जनता का सपोर्ट हासिल करने के लिए किया जाता है, ताकि जनता आपका समर्थन करे। तो मैकियावेली ये कहता है कि आपको धार्मिक दिखना है। बेसिकली जो मैक्सिमम लोग जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आपको भी उस धर्म को फॉलो करना है, ताकि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको सपोर्ट करें। चाहे आप धार्मिक हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ईमानदार हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप देशभक्त हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ एक दिखावा है जो जनता तक लेके जाना है, ताकि जनता आपका समर्थन करे, सपोर्ट करे। उसके बाद फिफ्थ इसके अंदर आता है वॉर एंड आर्मी एज टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट। बेसिकली मैकियावेली ये कहते हैं कि जो वॉर है और आर्मी है वो स्टेट क्राफ्ट का एक टूल है। मतलब वॉर बहुत ज़रूरी है, लड़ाई ज़रूरी है, और आर्मी भी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैकियावेली कहते हैं कि आर्मी जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो स्टेट का फाउंडेशन है। मतलब एक देश के लिए मिलिट्री जो है वो सबसे ज़रूरी है, अहम है। एक स्टेट का, एक देश का मिलिट्री ही तो फाउंडेशन है। और वो ये कहते हैं कि आपको रूलर शुड रिलाई ऑन हिज ओन आर्मी। एक राजा को अपनी आर्मी के ऊपर ही विश्वास करना है, अपनी आर्मी के ऊपर ही रिलाई करना है, जो आपके देश की आर्मी है। आपको मर्सनरीज के ऊपर रिलाई नहीं करना है, या वॉरड फोर्सेस के ऊपर रिलाई नहीं करना है। बेसिकली राजा को अपने देश की आर्मी क्रिएट करनी है, और उधार पे किसी दूसरे देश से आर्मी नहीं लेनी है। क्योंकि होता है ना कि कई सारे देश होते हैं जो दूसरे देश से उधारी सेना लेते हैं, उधार पे आर्मी लेते हैं। वो कहता है कि आपको उधार पे सेना नहीं लेनी है, उधार पे आर्मी नहीं लेनी है, बल्कि अपने देश की आर्मी खुद क्रिएट करनी है, जिसके अंदर आपके देश के सिटीजन्स होंगे। और वो ये कहता है कि आर्मी बहुत ज़रूरी है, और वो ये कहता है कि जब ज़रूरत होगी तो तब आप लड़ाई भी कर सकते हो, वॉर भी कर सकते हो। वॉर एक स्ट्रैटेजिक टूल होगा एक्सपेंशन का। अगर आपको एक्सपैंड करना है, अगर आपको जो है बाकी देशों को कब्जा करना है, तो आप जो है वॉर कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, उस टाइम पे आप वॉर कर सकते हो। तो वॉर गलत नहीं है, वॉर सही है। ये मैकियावेली का कहना है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वो कहते हैं कि वॉर के थ्रू आप एक्सपेंशन करो, टेरिटरीज को कैप्चर करो, अलग अलग देशों की टेरिटरीज को कैप्चर करो, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको वॉर करनी पड़े तो आप कर सकते हैं। इसलिए मिलिट्री बहुत जरूरी है, वॉर भी बहुत जरूरी है, वो एक टूल है स्टेट क्राफ्ट का। उसके बाद 6 इसके अंदर आता है नेशनल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। नेशनल यूनिटी और स्टेबिलिटी मींस हिज अल्टीमेट गोल वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली व्हिच वाज डिवाइडेड एंड वीक। देखो, अल्टीमेटली मैकियावेली का गोल क्या था? मैकियावेली चाहता था कि इटली जो है वो यूनाइट हो जाए। इटली जो कि कमजोर हो चुकी है, इटली जो 5 अलग अलग हिस्सों में बंट चुकी है उस वक्त, जिस वक्त मैकियावेली जी रहे हैं, रह रहे हैं। वो जो मैकियावेली का जो मैकियावेली का पीरियड है,
उस टाइम पे इटली जो है वो 5 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, 5 अलग अलग हिस्सों में। इटली कमजोर हो चुकी है, वीक हो चुकी है। इसलिए मकियावेली का अल्टीमेट कंसर्न ये है कि वो इटली जो पहले ताकतवर हुआ करती थी, वो इटली जो पूरी दुनिया में जानी जाती थी, वो इटली जिसका वैभव, जिसकी ग्लोरी, जिसका वो जो एक तरीके का ग्लोरिफिकेशन था, पूरी दुनिया में जाना जाता था कि इटली इतनी स्ट्रांग है, वो इटली जो पहले ताकतवर हुआ करती थी, लेकिन वो इटली अब कमजोर हो चुकी है, बट चुकी है, डिवाइड हो चुकी है 5 अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज के अंदर। मकियावेली का अल्टीमेट कंसर्न है कि उस इटली को दोबारा से इकट्ठा किया जाए, यूनाइट किया जाए, उसकी यूनिफिकेशन की जाए, उसको दोबारा से ताकतवर बनाया जाए, उसकी ग्लोरी को रिस्टोर किया जाए। इसलिए मकियावेली को तलाश है एक ऐसे इंसान की जो ये सब कर सकता है, एक ऐसा ताकतवर इंसान, एक ऐसा ताकतवर राजा जो इटली को दोबारा पावरफुल बना सकता है, स्ट्रांग बना सकता है और उसको यूनाइट कर सकता है। वो इटली को ताकतवर कैसे बनाएगा, उसको दोबारा से स्ट्रांग कैसे बनाएगा, ये मकियावेली बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी की पूरी किताब द प्रिंस के अंदर। और ये किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं? जो आने वाला इटली का राजा है, जिसका नाम है लॉरेंजो डी मेडिकी, और उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इटली को दोबारा से स्ट्रांग बनाया जाएगा, कैसे इटली को यूनिफाई किया जाएगा। वो कहते हैं कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, मतलब मीन्स जो होते हैं वो मायने नहीं रखते हैं, तरीका मायने नहीं रखता है, फाइनल रिजल्ट मायने रखता है। वो कहते हैं कि तुम चालाक होने चाहिए लोमड़ी की तरह और स्ट्रांग होने चाहिए शेर की तरह। वो कहते हैं कि लोगों का सपोर्ट भी जरूरी है, वैलिडेशन भी जरूरी है। तो सपोर्ट हासिल करने के लिए धार्मिक दिखो, पैट्रियोटिक देशभक्त दिखो। वो कहते हैं कि वॉर का इस्तेमाल करो, आर्मी का इस्तेमाल करो। वो कहते हैं कि मोरालिटी और रीजन से सेपरेट हो जाओ, मतलब मोरालिटी और रीजन के इन्फ्लुएंस में आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, धार्मिक क्या है। आपका अल्टीमेट कंसर्न है इटली को यूनिफाई करना, इटली को स्ट्रांग बनाना। और ये पूरे के पूरे तरीके बताते हैं मैकियावेली अपनी किताब द प्रिंस के अंदर कि कैसे स्टेट क्राफ्ट को मैनेज किया जाएगा, कैसे फिर इटली को दोबारा से स्ट्रांग बनाया जाएगा। तो जो मैकियावेलियन आइडियाज हैं, जो मैकियावेली के विचार हैं, वो मैकियावेली के उस वक्त से प्रभावित हैं जिस वक्त में मैकियावेली जी रहे हैं। हर इंसान के विचार, उसके आइडियाज, उसके वक्त से, उसके सर्कमस्टांसेस से, उसके टाइम से, और वो कहाँ पे रह रहा है, उसका फैमिली कैसी है, परिवार कैसा है, उसका देश कैसा है, राजनीति कैसी चल रही है, उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हैरोल्ड जे लास्की ने कहा था, एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। हर थिंकर अपने वक्त का बच्चा होता है और हर एक थिंकर अपने वक्त से प्रभावित होता है, अपने समाज से प्रभावित होता है, अपने सर्कमस्टांसेस और कंडीशन से प्रभावित होता है। और मैकियावेली भी अपने सर्कमस्टांसेस और कंडीशन से प्रभावित थे। अगर इटली कमज़ोर ना होता, अगर इटली इतना वीक ना होता, बट चुका ना होता, तो क्या मैकियावेली ये सब कहते? क्या मैकियावेली ये कहते कि इटली को ऐसे स्ट्रांग बनाया जाए क्योंकि इटली पहले से स्ट्रांग है? तो क्योंकि इटली कमज़ोर है इसलिए मैकियावेली ने ये कहा। तो उनका जो वक्त है, उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनको ये सब सोचने के लिए मजबूर किया। इसलिए आइडियाज डू नॉट ग्रो इन वैक्यूम। आइडियाज जो होते हैं वो आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी सोशल कंडीशंस, आपकी मटेरियल कंडीशंस, आपका जो टाइम है, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपका सोशलाइजेशन किससे हुआ, कैसे हुआ, इस सब से प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं मैकियावेलीज व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर एंड स्टेट क्राफ्ट। और अगर इसी के साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9103113950। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आईडी है AKSHAY अक्षय ठाकुर _JK। और टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो ये तरीका है नोट्स हासिल करने का। 9103113950 दिस इज व्हाट्सएप नंबर, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और दिस इज माई इंस्टाग्राम ID AKSHAY THAKUR_JK। you can DM me on Instagram as well, and you can also join the Telegram channel. The link is in description, and I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा. Thank you so much for watching this lecture. Bye bye, take care, have a nice day.